नमस्कार, स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशता शर्मा। बाखबर में आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान पर सियासी संग्राम की, या कहें संविधान की दुहाई। जी हां, अब राहुल गांधी संविधान रक्षा के नाम पर भारत भ्रमण पर निकलने वाले हैं। नई यात्रा निकालेंगे। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला आगे बढ़ाने की तैयारी है। फॉर्मूला या कहे क्रोनोलॉजी ये थी कि इंडिया अलायंस ने पूरा लोकसभा का चुनाव संविधान को खतरा है एनडीए से इस नैरेटिव के साथ लड़ा था और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उसको मिलता दिखाई दिया था। अब संविधान रक्षा की दुहाई के नाम पर कांग्रेस अपना एक नया राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रही है। बेलगामी से महू तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा होगी। अगले साल 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद अगले साल ही 26 जनवरी को संविधान बचाओ पदयात्रा का समापन होगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में यह ऐलान किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही संविधान बचाओ पदयात्रा कांग्रेस अब निकालने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का ये जो नैरेटिव है जो लोकसभा चुनाव से चला आ रहा है कि संविधान को खतरा है एनडीए से या कहे बीजेपी से, अब इसी के चलते वो संविधान बचाओ पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ जानकारी इस यात्रा को लेकर दी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली होने वाली है और ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली कल से लेकर पहले चरण में 26 जनवरी 2025 को महू में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल है, जन्मभूमि है, वहां एक विशाल रैली होगा। और ये अभियान जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसको जो बेलगावी में शुरू हो रहा है उसको हम मऊ तक ले जाएंगे। 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 को, यानी कि जनवरी 26 2025 से लेकर जनवरी 26 2026, यानी कि एक साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा होगा। तो संविधान की दुहाई पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका। रमेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि संविधान की दुहाई, हालांकि ये तो लोकसभा चुनाव से ही चल रही है चीजें और कई दफा हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन अब एक बड़ा अभियान भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है 26 जनवरी से। अभी भी कांग्रेस को यही लग रहा है कि संविधान को खतरा है और इसी को लेकर अब वो आगे बढ़ने वाली। एक साल तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। बेलगामी से शुरू होगी, महू उनके जन्मस्थली पर आकर खत्म होगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा इसका नाम होगा। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बातें हैं। एक तो संविधान को खतरा और दूसरा कांग्रेस की यात्रा। जहां तक संविधान पर खतरे की बात है तो संविधान पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सरकार अगर चल रही है तो संविधान से ही चल रही है और अगर चुनाव भी होंगे तो वो संविधान से ही होंगे, तो संविधान पर तो किसी किस्म का कोई खतरा है नहीं। अब दूसरी कांग्रेस की यात्रा, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका लाभ मिला था उनको, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और कार्यकर्ता चार्ज हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा का जो सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज होगा। और पिछले काफी दिनों से जो हर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं में, कई कार्यकर्ताओं में आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव जैसा है, वो सारा का सारा इससे दूर होगा। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जय बापू जय भीम जो जोड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति का जो वोट है जो बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, उस पर जो
क्योंकि एक समय हुआ करता था वो पूरा वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब वो टूट करके इधर उधर चला गया। तो जय भीम उन्होंने इसलिए जोड़ा है ताकि उस वर्ग को अप्रोच हो सके और वो फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ सके। इसी यात्रा का उनको राजनीतिक लाभ थोड़ा तो जरूर होगा। देवदत्त जी, जिस तरह से रमेश जी का कहना है कि राजनीतिक लाभ होगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी हमने कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखा था कि कांग्रेस को इसका लाभ मिला था, लेकिन ये इस बार का जो ये मुद्दा है, या कहे कि ये जो क्रोनोलॉजी छिड़ी हुई है लोकसभा चुनाव से कि संविधान को खतरा है, ये नैरेटिव सेट कर पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा एनडीए अलायंस, और मुख्य रूप से कांग्रेस ने इसको लेकर बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की थी, और यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा उसे मिला। ये भी बात सच है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दलित वोटर एक समय पर कांग्रेस का परंपरागत वोटर था, लेकिन वो छिटका, उसके बाद बसपा के पाले में गया और उसके बाद बीजेपी के पास। इसका नुकसान कई चुनावों में कांग्रेस को झेलना पड़ा। अब इसी को, या मैं कहूं डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की, या फिर जो फॉर्मूला लोकसभा में चल गया है अब वो लग रहा है कि आगे भी चलेगा और उसी पर आगे बढ़ा जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन कह रहा था कि ये गठबंधन आ गया तो संविधान को खतरा है, तो दूसरा कह रहा था कि ये यदि आ गए तो देश को खतरा है। मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो दो गठबंधनों में से कोई एक सरकार में आएगा, और जो भी आएगा तो एक खतरा मंडरा रहा था, दुनिया क्या सोच रही होगी, देश के लोग क्या सोच रहे होंगे। तो राजनीति में जब मुद्दों का दिवालियापन होता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ये देश बहुत मजबूत है, 75 सालों का मजबूत लोकतंत्र है और इसको कोई खतरा नहीं है। खासकर अपने देश के नेताओं से क्यों होगा खतरा, वो तो सब इसी देश के लिए है। बस ये कि वोट के चक्कर में धर्म जाति के साथ अब देश को भी दांव पे लगाने लगे हैं नेता, देश को, संविधान को, जैसे भी, क्योंकि ये मुद्दे धीरे धीरे पिटते जाते हैं। कहीं महंगाई का मुद्दा, कहीं बेरोजगार, भ्रष्टाचार, इन सब पे नहीं बनी बात, या सभी दल सत्ता में आए और उनपे आरोप लगे, फिर धर्म जाति, और अब तो संविधान, एक कह रहा संविधान और दूसरा कहता है देश को खतरा। सोचो आप कितना राजनीतिक नकारापन देश में आ रहा है, या किस तरह की एक तरह से हवा चल पड़ी है। अन्यथा बहुत कुछ मुद्दे हैं देश में, बहुत व्यापक देश है, बहुत अच्छे मुद्दों पर बात होना चाहिए जिनको हम हल कर सके और जिनका कोई बुनियादी आधार हो। जनता तो देश को तब भी आजाद कराया था और अब भी वो जानती है कि देश को कैसे बदलना। समय समय पर दलों को उनके अस्तित्व का भान भी करा देती है, वो दिखा देती है कि ताकत जनता के साथ, इनकी चिंता ये दल ना करे। लेकिन एक होता है कि सफलता जिस बात में मिले, भाजपा को जैसे घर पे पहुंची तो अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन उसका एक तरह से, और फिर उसी हिंदुत्व की राय को मजबूत करती जा रही। कांग्रेस में बहुत सालों बाद माने विपक्ष की अहमियत मिली यदि लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए कि उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया था लोकसभा चुनाव में, जाति का मुद्दा, जनगणना का मुद्दा उठाया। तो विद्यार्थी की तरह हमें सफलता किसमें मिल रही है, गैसिंग लाने में, नकल करने में, किसमें मिल रही है? हम ट्यूशन से पढ़ के पास हो के क्लास में, कैसे भी हमें सफलता जैसे मिल रही है हम वैसा देख रहे हैं। तो अब वो उनको लगा कि हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा में तो कार्यकर्ता चार्ज किया, जैसे अभी रमेश भाई साहब बता रहे थे, और दूसरा जिन मुद्दों पे हमें लोकसभा में समर्थन मिला है तो हम उन्हीं मुद्दों को और धार देते हैं कि थोड़ा और इसको करें, हो सकता है अगली बार और ज्यादा समर्थन मिल जाए। और बाकी ऐसा कोई व्यापक मुद्दे और बहस हो नहीं सकती पूरे देश में। सबसे बड़े मुद्दे तो अभी तक की जो राजनीति में रहे हैं, जाति और धर्म के मुद्दे रहे हैं, जिन पे व्यापक रूप से परिवर्तन हुए। अब संविधान और देश बचाने की बात पर पड़ी है तो कांग्रेस बड़ी चतुराई से उसने 26 जनवरी से यात्रा शुरू करके, और उनके पास एक कार्यक्रम हो जाए, पूरी देशव्यापी पार्टी का आधार है, तो वो इस तरह से नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी, मुद्दा बनाएगी। तो क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में जो अभी तक तो 50 से कम सीटें आती थी, विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता था, इस बार 99 सीटें आई, विपक्ष का नेता बनने का अवसर उनको मिला। तो वो अपने वो दिखाएंगे, और मुझे लगता है कि राजनीति में यही है कि हमें कैसे भी कैसे सत्ता में आना है, उसके लिए जोड़ तोड़ जो भी मुद्दे हमें वोट दिला सकते हैं
वो हम उसको उठाएंगे और कांग्रेस इस समय संविधान के मुद्दे को लेकर सड़क पर आएगी। जी, तो कोई भी मुद्दा राजनीति से अछूता नहीं रह पाएगा। फिलहाल जो परिस्थितियां देश की समझ में आ रही, गौरव जी का रुख करूंगी। गौरव जी, कि पहले निश्चित ही पहले चर्चा होती थी, अब नहीं चुनावों में दिखता। महंगाई पर, रोजगार पर प्रदर्शन करते थे राजनीतिक दल, सड़कों पर उतर आते थे, ये मुद्दे होते थे चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी के चुनावों में देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि संविधान को ऐसा तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, या कांग्रेस के लिए खुद को चार्ज करने की ये यात्रा? श्वेता जी, जब संविधान बना था तब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर संविधान अच्छे हाथों में रहा तो इसके अच्छे परिणाम होंगे और बुरे हाथों में रहा तो बुरे परिणाम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में बुरे हाथों में है, लेकिन समय समय पर, चाहे कांग्रेस की सरकारें नहीं हो या भाजपा की सरकार है वर्तमान में, संविधान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने हित में उपयोग करने का काम किया गया है, इसको लेकर के कहा जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर संविधान वाकई में खतरे में है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खतरे में है। और अगर इसको कांग्रेस इस विषय को लेकर के जनता के बीच में जाना चाह रही है तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर चर्चा जनता के बीच में नहीं हो रही। तो जो प्रमुख मुद्दा आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है, अगर कांग्रेस उसे अपना मुद्दा बना रही है तो उसमें बुराई क्या है? और दोषी इसमें कांग्रेस भी रही। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, जिस आपातकाल का विरोध संविधान के तहत आपातकाल लगा था, लेकिन उस आपातकाल का विरोध पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तब काला दिवस भी मनाया गया था, काला वर्ष भी मनाया गया। तो दोनों चीजें हैं, कांग्रेस भी इसका दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी भी इसका दुरुपयोग करती आई है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मुद्दा अगर कांग्रेस के पास है और जनता के बीच में जाने का मुद्दा है तो कोई नहीं तलाशना चाहिए। और ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है उसमें अगर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए संविधान बचाओ एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, तो वो उनके लिए उतना जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का, कि भारत जोड़ो यात्रा में भी यही देखा था रमेश जी। लेकिन जो देश की आबादी का 16.63 आबादी जो है वो दलित है, ये परसेंटेज है। और 156 लोकसभा सीटों पर सीधे निर्णायक भूमिका में वोटर्स काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें इंडिया अलायंस को गई, इनमें से एनडीए के पास कम सीटें आई। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें समीकरण अलग हो गए। चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे मैं महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर के हो, वहां पर ये चीजें काम नहीं कर पाई। तो अगर ये मुद्दा चल रहा है और कांग्रेस इसको मजबूती से अगर जनता के बीच ले जाने में, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा खासा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा था, ये माना गया, क्या इसका भी पड़ेगा? 1 साल तक ये पूरी यात्रा चलाई जाएगी और महू उनकी जन्मस्थली पर ये खत्म होगी। क्योंकि ये जो सदन में जो हुआ बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर, और जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया, देश भर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, तो ये सिर्फ मुद्दा है ये बताने के लिए, या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, या कांग्रेस का प्रभाव जनता के बीच कितना मजबूत किया जाए? राजनीति 3 प्रकार की होती है। पहली राजनीति होती है विकास और योजनाओं पर बातचीत होती है, डेवलपमेंट्स पर और प्लानिंग पर, कि क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, किस तरीके से भारत विकसित हो सकता है। ये राजनीति का पहला चरण है। राजनीति का दूसरा चरण है कि उसमें केवल फ्यूचर की बात होती है। योजना और विकास का मुद्दा अलग है और फ्यूचर की बात अलग है। और तीसरे क्रम की जो राजनीति होती है उसमें केवल व्यक्तियों की बातचीत होती है। तो पिछले कुछ दिनों से राजनीति का जो ट्रैक आ गया है वो व्यक्तियों की बातचीत पर आ गया है। नेताओं के भी नाम अब लेंगे, चाहे महापुरुषों को ले, चाहे वर्तमान में ले, ये आ गया है। दूसरा, पिछले काफी वर्षों से कांग्रेस का जो अपना थिंक टैंक है उसमें कमी देखी गई है, उसमें वामपंथ का प्रभाव देखा गया है। तो ये जो मुद्दे सरकार पर जो सीधा अटैक हो रहा है, प्रधानमंत्री पर अटैक, सरकार की संस्थाओं पर अटैक और संविधान पर अटैक, अगर आप रूस की क्रांति को पढ़ेंगे और चीन की क्रांति को पढ़ेंगे तो ये पैटर्न लगभग वैसा ही है। और उसी तरह की एक लाल किताब जो है वो राहुल गांधी जी दिखाते हैं। तो दूसरा एक और बात थी, मार्क्स ने कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष होगा। तो उस वर्ण संघर्ष को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने योजना पूर्वक जातिगत विभाजन किए। और कहीं ना कहीं भारत में, अगर जैसा आपने उल्लेख किया है लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का,
लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष को एनडीए गठबंधन को जो लाभ हुआ है वो जातिगत विभाजन का लाभ हुआ है। उन्होंने बड़ी रणनीति के साथ जातिगत टिकट दिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अयोध्या की जो सीट है वो हालांकि रिजर्व क्लास की सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी जाति को ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उस आधार पर वो उनको सफलता मिली। तो कुल मिलाकर के वो जो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख करके उन्होंने टिकट दिए और उस आधार पर उनको देश भर में सफलता मिली। इसको काउंटर किया भाजपा ने और उन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा करके वो जो उन्होंने सबको इकट्ठा किया उसका प्रभाव फिर देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, हरियाणा में भी देखने को मिला। और इस नारे का प्रभाव झारखंड में वनवासी क्षेत्रों पर हुआ। सारे वनवासियों ने इकट्ठा होकर के भाजपा वो एक जगह वोट दिया, तो इसका एक प्रभाव पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी ने जो जय भीम और जय बापू का जो नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं वो जो दलित बोर्ड है, अनुसूचित जाति का बोर्ड है, उसको दोबारा अपनी तरफ से खींचने के लिए ये पूरा का पूरा अभियान है। इसका कितना प्रभाव होगा ये इस बात पर निर्भर होगा कि इसके जवाब में भाजपा रणनीति क्या बनाती है। उस आधार पर उनको राजनीतिक लाभ हानि आगे चल करके देखने को मिलेगी। जी ठीक है, क्योंकि मुद्दा तो अब बड़ा हो चुका है। देवदत्त जी का रुख करूंगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर पिछले दिनों जिस तरह से हंगामा हुआ, अब संविधान बचाओ यात्रा तो ये अब रुकने वाला नहीं है। ये अगले आने वाले चुनावों में हर चुनाव को प्रभावित ही करने वाला है। लेकिन एक और बात, कांग्रेस के इंडिया अलायंस में गठबंधन के साथ है कांग्रेस अभी विपक्ष में, और विपक्ष जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही है कि विधानसभा चुनावों के कई राज्यों के परिणाम के बाद अपने ही दलों से घिर गई, तो ये कांग्रेस के लिए मजबूत करना खुद को और ये बताना कि मैदान में अगर हम अकेले हैं तो मजबूत हैं और हमारा प्रभाव है जनता पर। बिल्कुल, जो भी गठबंधनों के दौर में जो दल मजबूत होता है, जिसकी संभावना होती है, उसको नेतृत्व करने को मिल जाता है। देशव्यापी यदि देखा जाए तो जनाधार या तो भाजपा का है या कांग्रेस का, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं, अपने अपने राज्यों में सीमित है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान जो सीटें मिली, बढ़त मिली, नेता प्रतिपक्ष चुनने में राहुल गांधी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव हारी कांग्रेस, जहां वो अपनी कह रही थी कि हम सरकार बना रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र। और उसके बाद तो फिर ममता बनर्जी से लेकर तमाम जो सहयोगी गठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने एक तरह से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और कांग्रेस को एक तरह से महत्व कम देना शुरू हुआ। तो अब कांग्रेस को लगा होगा कि यदि गठबंधन में अपनी अहमियत बनाए रखना है, देश में अपनी संभावनाएं बनाए रखना है, तो जैसा लोकसभा चुनाव के पहले भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे ही अब राज्यों के और चुनाव भी होना है। सबसे बड़े उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव होना है, तो उसके लिए एक माहौल बनाने के लिए देखना कि इन राज्यों में इस यात्रा को लेकर व्यापक उनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि यहाँ जातीय गोलबंदी भी सबसे ज्यादा देश में यदि है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। तो जनगणना और दलित मुद्दा तो अब ऐसा हो ही गया है कि इस पे तो लोगों ने अम्बेडकर के नाम पे, जय भीम के नाम पे सरकारें बनाई, और अब ये चूंकि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, इससे छिटक कर बसपा बनी तो उसमें चला गया वोट बैंक। अब वो अपने वोट बैंक को वापस करने के इरादे से चल रही है। जैसे लोकसभा चुनाव में उनके आदिवासी वोट वापस आया, बहुत कुछ। तो ये सब जो है पुराने वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ही प्रयास कर रही है और संविधान के मुद्दे पर एक जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जानती हैं आपके भाजपा शून्य से शिखर पर पहुंची है और इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो भी कुछ रणनीति बनाएगी इनकी काट के लिए कि इनके संविधान किस केस में सुरक्षित है, किस देश किस में सुरक्षित है। और इसीलिए आज तक अधिकतम बातें जो हो रही हैं कि एकता की बातें हो रही, कि सामाजिक समरसता का माहौल बनाने की बात हो रही है। तो ये सब अभी चलेगा, उठापटक जिसको कहते हैं राजनीति में, ये सब मुद्दों की लड़ाई और सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा। जी गौरव जी, निश्चित ही कुछ तो काट ढूंढनी पड़ेगी आप, क्योंकि अगर 1 साल तक संविधान बचाओ यात्रा इस तरह से निकली और ये संविधान का मुद्दा अगर ये दिन पर दिन और बढ़ता चला गया, लोगों में प्रभाव डालने लगा, या फिर कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स थे दलित, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता, वो अगर उसके पाले में आ गए तो कई हद तक सियासी दिशा देश की बदल सकती है। हर राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार है। आपके तहत भाजपा भी इसकी काट तो इसका रास्ता निकालेगी। अगर
वो वोट बैंक जो भाजपा के पास आज स्थिति में है, अगर वो इस इशू से स्थिति में रहेगा तो वोट। गौरव जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, दोबारा संपर्क करेंगे। इसी का जवाब मैं रमेश जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा और उसका एक कारण ये भी है कि जैसा कि मैंने कहा है कि इस वक्त सारी राजनीति की दिशा राजनीतिक दिशा होती चली जा रही है और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको ध्यान में रख करके ये सारी रणनीति इसमें बनाई जा रही है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात अपन को देखने को मिल रही है, ये इससे राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की यात्राओं से जो भारत राष्ट्र पर संकट भविष्य में आने वाला है, जिस तरीके से बांग्लादेश का घटनाक्रम हुआ या चीन अपने को चारों तरफ से घेर रहा है, इस तरफ सरकारों के ध्यान कम रहेंगे, समाज का ध्यान भी उसकी तरफ कम होगा और ये जो राजनीतिक यात्राएं हैं इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान इसमें ज्यादातर बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं समझता हूं मुद्दों की राजनीति, जैसा कि आपने कहा है, मुद्दों की राजनीति, देश के विकास की राजनीति, वो इसमें चीज होना चाहिए। यात्रा निकालना तो ठीक है, अब उसमें ये जो दोनों नाम उन्होंने लिए हैं, जय बापू, गांधी जी कांग्रेस से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और त्याग पत्र में क्या लिखा है वो भी पढ़ने लायक है। और इसी तरीके से अंबेडकर जी के सचिव को तोड़ करके चुनाव कांग्रेस ने लड़ाया और दोनों चुनाव में उनको जीतने नहीं दिया। संविधान सभा में भी जो बहसें होती वो सारा का सारा रिकॉर्ड पार्लियामेंट की लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन अब वो चूंकि वोट के लिए, राजनीति के लिए उन्होंने जय बापू और जय भीम रख लिया है, तो इससे कार्यकर्ता तो उनका चार्ज होगा, इससे राजनीतिक लाभ थोड़ा बहुत उनको जरूर मिलेगा। जी, क्योंकि अभी अभी होड़ तो यही चल रही है रमेश जी, जो परिस्थितियां वर्तमान में दिख रही है कि सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन है, सब यही बताने में जुटे हुए हैं, एक दूसरे पर राजनीतिक दल आरोप लगाते हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। वो कहती है, बीजेपी जी कहती है बिल्कुल। कि कांग्रेस ने ये आप सम्मान नहीं किया अम्बेडकर जी का, जब वो यहाँ पर थे उन्होंने इतने काम किए देश के लिए, लेकिन नेहरू जी उनकी अनबन की खबरें, चुनाव हरवाया, उनके खिलाफ प्रचार किया, और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे कि सिर्फ आप सियासत या राजनीति या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उनके नाम का इस्तेमाल करके। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अंबेडकर जी को राष्ट्रीय स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो वो काशीराम जी और बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। इससे पहले आप अगर देख लें, अंबेडकर जी ने एक राजनीतिक दल भी बनाया था, वो केवल महाराष्ट्र तक सिमटा हुआ था और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर। तो लेकिन जैसे ही काशीराम जी ने बहुजन पार्टी बनाई और उनको एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया, उसके बाद जो देखो अंबेडकर जी, बाबा साहब जी का नाम लिए ही चलता चला आ रहा है। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश उनकी जन्मस्थली रही हुई है, इस जन्मस्थली का विकास भी कब हो पाया, और कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे कि उनको भारत रत्न कब मिल पाया, तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अब वो चूंकि समाज के जो वंचित वर्ग है, जिसको हम दलित वर्ग भी कहते हैं, उसमें अंबेडकर जी का नाम चला गया, तो हर राजनीतिक दल अंबेडकर जी की फोटो लिए घूम रहा है। वही स्थिति कांग्रेस कर रही है। जी, देवदत्त जी, प्रतिक्रिया इसी पर आपकी। जी बिल्कुल, वो जैसा शर्मा जी कह रहे थे कि ये तो एक केंद्र बन गया कि वोट बैंक का, कि बसपा अब कमजोर होगी, हो ही गई है, तो उससे जो वोट बैंक छिटका, अब वो पहले एक रावण वो आए, उनने भी कुछ लोकसभा में पहुंच गए, कुछ जगह चुनाव लड़ाया, और भी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस का चूंकि पुराना वोट बैंक है तो उसको इसी को कम प्रयास में उसके पास आ सकता है वोट बैंक। अभी भी जो कांग्रेस को वोट मिलते रहे वो अधिकांश इसी वर्ग के मिलते रहे, या आदिवासी समाज के मिलते रहे, अल्पसंख्यकों के मिलते रहे। और सबसे पहले तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर था, आजादी के बाद से उनके पास लंबे समय तक ब्राह्मण वोटर रहा, तो अपने पुराने वोटर को वो अपने पास करने के लिए ब्राह्मण तो बीजेपी में हो गया, जैन बीजेपी में हो गया, यहाँ तक कि मुरलीधर राव कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया मेरे जेब में है। तो अब जो वोट बचता है वो यही बचता है, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक। तो कांग्रेस मुझे लगता है इसी वोट बैंक को अपने पास वापस करने के लिए प्रयास कर रही है। गौरव जी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक, गौरव जी करूंगी।
ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संविधान की दुहाई, अब संविधान बचाओ पद यात्रा के जरिए देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी भ्रमण करने वाले भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब ये देखना होगा कि ये यात्रा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है। बाखबरें फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।